हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी आप समझते हैं विभिन्नता होता है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट टाइप्स, डिसेबिलिटी एज अ डायमेंशन ऑफ डाइवर्सिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी रेफर्स टू ऑल ऑफ द वेज इन विच पीपल आर डिफरेंट। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द uniqueness of each individual and recognizing individual differences as a part of the social system. It encompasses acceptance of and respect to differences which are genuine to humanity, and the difference can be in the dimensions of race, ethnicity, gender, sexual orientation, socioeconomic status, age, physical abilities, religious beliefs, positive and nurturing environment. Diversity is about understanding each other and moving beyond simple to tolerant to. तो डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि जब हम अलग अलग हमारे देश में अलग अलग कल्चर्स हैं, विभिन्नताएं हैं हमारे देश में, तो उन अलग चीज़ों को समझना और एक अलग पर्सनालिटी को समझना, व्यक्तिगत चीज़ों को समझना और उस हिसाब से अपनी जो सोशल सिस्टम है उसे इस्टेब्लिश करना, यही है हमारे डाइवर्सिटी का मेन उद्देश्य। कि अलग अलग कल्चर, बैकग्राउंड, लर्निंग या फिर किसी भी चीज़ से अगर अलग नेचर हो, कुछ भी हो, उस इंसान को बस उसे एक्सेप्ट करो, समझो और उसके साथ आगे बढ़ो। यही एक मेन थीम है यहाँ पे। तो इस डिफरेंस कहीं से भी हो सकता है, जाति में हो, किसी के सोच में हो, लैंगिक में हो, या फिर सोसाइटी में हो, इकोनॉमिक हो, स्टेटस, एज हो, फिज़िकल डिसेबिलिटी, धर्म, कुछ भी हो। बट अगर यही जो सारी चीज़ें हैं उन्हें एक्सेप्ट करके हमारी सोसाइटी को एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है हमें, क्योंकि हमें एक दूसरे को समझकर ही आगे बढ़ना है। और उसी हिसाब से टू एम्ब्रेसिंग एंड सेलिब्रेशन द रिच डायमेंशन ऑफ वेराइटी कंटेंट विथ इन ईच इंडिविजुअल। तो हर एक इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ अलग चीज़ें होती हैं जिसे एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना है, हमारी सोसाइटी को बेहतर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, डाइवर्सिटी इज़ अ मोर दैन जस्ट एक्नॉलेजिंग एंड और टॉलरेटिंग डिफरेंस। डाइवर्सिटी इज़ अ सेट ऑफ कॉन्शियस प्रैक्टिसेस दैट इन्वॉल्व। तो डाइवर्सिटी क्या है कि इससे हमें पता चलता है कि हम कितने अलग हैं एक दूसरे से और एक दूसरे को कितना समझकर एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं, और कुछ चीज़ें इसमें कॉन्शियसली हम इस चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं समझदारी के हिसाब से। तो नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसके बारे में समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग इंटर इंडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, कल्चर्स एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी कि अलग मतलब हम जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है, जब हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं हमारे कल्चर्स अलग होने के बाद भी, तो ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट बन जाता है और इसे हमें समझना होगा। उसके बाद देखिए, प्रैक्टिसिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर क्वालिटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस दैट आर डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। हमसे कुछ अलग लोग भी होते हैं जिनके अनुभव और गुण को हमें एक्सेप्ट करना है, उसे रिस्पेक्ट देनी है, उसे समझना है। अंडरस्टैंडिंग दैट डाइवर्सिटी इंक्लूड्स नॉट ओनली वेज ऑफ बीइंग बट अल्सो वेज ऑफ नोइंग। यानी कि हमें इस चीज़ को समझना है कि जो विभिन्नताएं हैं ये समावेश करती हैं सिर्फ समझने में नहीं, तो उसे जानने में भी। हमें जानना चाहिए लोगों को कि वे अलग हैं तो उसका रीज़न क्या है। तो इस चीज़ में भी विभिन्नताएं मेन होती हैं। रिकॉग्नाइजिंग दैट पर्सनल, कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट्स एंड सस्टेन्स प्रिविलेजेस for some while creating and sustaining disadvantages for others। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ पर्सनल, कल्चर और इंस्टीट्यूशनल जो डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब जिसमें भेदभाव किया जाता है, ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं हमारे समाज में जिसका फ़ायदा कुछ अदर लोग भी उठाते हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और इस तरह की इंस्टीट्यूशन जो भेदभाव करती है उसे हमें रोकना चाहिए। बिल्डिंग alliances across differences so that we can work together to
इरेडिकेट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम एक दूसरे के विभिन्नताओं को समझें तो हम इनके भेदभाव को दूर कर सकते हैं और इनके ऊपर जो हो रहे अत्याचार है उसे दूर कर सकते हैं। इवन हमारे ऊपर भी कहीं ना कहीं कुछ अत्याचार होते हैं कहीं ना कहीं, तो हम सब मिलकर इसे ख़त्म कर सकते हैं जब हम एक दूसरे को समझना शुरू करेंगे। तो मतलब डिफरेंस के बारे में हम यही समझते हैं। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, अलग अलग प्रकार क्या क्या हैं? कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक डाइवर्सिटी है, जेंडर डाइवर्सिटी, लैंगिक असमानता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषिक असमानता, सोशल इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। तो इस तरह की विभिन्नताएं होती हैं। तो अब आज हम कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में पूरी तरीके से देखेंगे, उसके बाद बाकी के वीडियोस में भी इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में समझते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ डाइवर्स और डिफरेंट कल्चर्स एज अपोज टू मोनोकल्चर, द ग्लोबल मोनोकल्चर और homogenization of cultures akin to cultural evaluation. The term cultural diversity can also refer to having different cultures respect each other's differences. मतलब कि कल्चर में जो विभिन्नताएं होती हैं, तो इन विभिन्नताओं की गुणवत्ता को समझना ही हमारा काम है। और ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है ये अपोज करती है, यानी कि उस चीज़ को स्वीकार नहीं करती है जो एक ही कल्चर को लेकर चलते हैं, एक ही कल्चर को अपनाते हैं, उसी में मिलान करते हैं। तो ये सब नहीं होता है। कल्चर डाइवर्सिटी में अलग अलग कल्चर्स को भी एक्सेप्ट किया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है और उन्हें भी अपनी तरह ही समझकर उन्हें हम सम्मान देते हैं। Culture's influence on us is profound as we internalize culture throughout our lives. It influences who we are, what we think, how we behave, and how we evaluate our surroundings. For example, culture shapes the way we communicate, view work, interpret conflict, define and solve problems, and resolve dilemmas. Culture, which Hofstede describes as a collective programming of the mind that reveals itself in symbols, values, and rituals. It often so embedded in us that we may be unaware of its influence. तो कल्चर हमारे अंदर इतने अंदर तक जाकर बैठ गया है कि हम ये तक नहीं समझते हैं कि हमारे कल्चर से जो भी मतलब हम रह रहे हैं, हम जो भी बिहेव कर रहे हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा आचरण कैसा है, हम किस तरह के लोगों के बीच में रह रहे हैं, ये सब भी हम अपने कल्चर से ही पहचाने जाते हैं। और कल्चर से ही हम कम्युनिकेट करते हैं, कल्चर के लोगों से उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं, उन्हीं के तरीके से व्याख्या करते हैं, अपनी समस्याओं को अपने कल्चर, अपने धर्मों के हिसाब से ही हम सॉल्व करते हैं, अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं। तो हॉफस्टेड ने वर्णित किया है कि जो हमारे कल्चर हैं उसमें हम इतना खो जाते हैं कि ये हमारा एक माइंडसेट बन जाता है कि जहाँ हम चिन्ह, गुण और हमारे धर्म के आगे कुछ भी नहीं देखते हैं, और वो हमारे पूरी तरीके से अंदर तक जा चुका है और इस चीज़ से हम पूरी तरीके से अनावृत होते हैं, जानकारी हमें नहीं होती है कि हम कितने अच्छी तरीके से अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। डिसेबिलिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि जो बच्चे डिसेबल होते हैं उनका और कल्चर डाइवर्सिटी का क्या रिलेशन है उसके बारे में देख लीजिए। डिसेबल चिल्ड्रन एंड परसेप्शन about them greatly differ across cultures. The following reactions are experienced by families with disabled children across all societies and cultures, but may be more strongly embedded and enforced in some cultural groups. तो देखिए कुछ कल्चरल ग्रुप्स है जिसकी फैमिली में प्रॉब्लम होता है कि अगर बच्चा डिसेबल हो गया है तो उसके साथ बिहेव कैसे किया जाता है, उस बच्चे को कैसे एक्सेप्टेंस दी जाती है उस समाज में, मतलब उनकी कम्युनिटी में। तो इस तरीके से कि कल्चर का और बच्चे के डिसेबल, बच्चे की अक्षमता, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड अक्षमता हो, मतलब उसे किस तरीके से वैल्यू दी जाती है समाज में, उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। Commonly, there is an initial period of denial by the family that the disability exists, sometimes resulting in negative implications for the immediate care needs of the child. This result is enforced by community expectations that the family will function in the same way as before the child with disability was born, and
also by the absence of community care structure to assist the family। इसका मतलब ये है कि मतलब अगर बच्चा पैदा हो गया डिसेबिलिटी में, ठीक है, एक फैमिली में, तो उस बच्चे को समाज द्वारा कोई ऐसी सहमति नहीं मिलती है, ठीक है, और मतलब कम्युनिटी से बिना हेल्प के ही फैमिली को अपने आप से मदद करनी पड़ती है उस बच्चे की। तो इस तरीके से कम्युनिटी मदद करती है डिसेबल बच्चों की या उस फैमिली में फैमिली के लोगों की। द सेकंड थीम ऑफ ब्लेम और कॉज attributions is based on the beliefs that someone or something has caused the disability. This view can commonly focus on the actions of the mother during pregnancy, who is blamed for giving birth to a child who has a defect. Thus, it can be seen as an attempt to explain the presence of the disability due to some form of fault contributed to the mother or a physical event during pregnancy or early childhood. This feature is also commonly used to provide explanations for somewhat common imperfection in children. अगर कोई बच्चा डिसेबल हो जाता है तो उसके लिए कहते हैं कि किसी कारण से ये बच्चा डिसेबल हो गया, असक्षम हो चुका है ये बच्चा। तो सबसे पहले तो इस चीज़ पे देखा जाता है कि जब उसकी माँ प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पे उसकी जो गतिविधियाँ थी वह उसी में कुछ गलती हो गई होगी जिस वजह से बच्चा असक्षम हुआ है। इस तरीके से माँ को ब्लेम किया जाता है। उसके बाद उसकी मतलब उसकी कमियों को देखने के बाद यही कहा जाता है कि कुछ अर्ली चाइल्डहुड यानी बच्चा जब छोटा था तब कुछ ऐसा गलत हो गया हो उसके साथ, या फिर जब माँ प्रेग्नेंट थी तभी कुछ ऐसी फिज़िकल एक्टिविटी माँ से हो गई होगी जिसकी वजह से बच्चा असक्षम हुआ है। और इस तरीके से इसी तरीके के एक्सप्लेनेशन वर्णन दिए जाते हैं उस इम्परफेक्ट यानी वो बच्चा जो परफेक्ट नहीं है, समझने लायक नहीं है, उसे सहायता देने की बजाय उसकी माँ को और बच्चे को ही ब्लेम किया जाता है। उसके बाद some families are ashamed of their children with disability who they hide away in their homes. In some countries it is not unusual to hear of cases of disabled children who have been abandoned. Social services in these places are often non-existent, and education and health systems do not care for children with disabilities. In other cases, children with intellectual disability and hearing or visual impairments do not attend school because they would be mocked and humiliated by other students। यानी कि जिस फैमिली में डिसेबल बच्चा पैदा हो जाता है उस घर में भी उनकी जो फैमिली होती है उन्हें शर्म आती है उस बच्चे को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने में, इंट्रोड्यूस करने में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिसेबल बच्चों के लिए कहीं पे समाज में कोई जगह ही नहीं है। उनके लिए जो मतलब बाहर अगर वो निकलते हैं तो ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है जहाँ पे बच्चा अच्छी तरीके से घूम फिर सके या एक्सेसली वो कहीं पर जा सके सुविधापूर्वक। मतलब कोई सुविधा होती ही नहीं उनके लिए, उनके हिसाब से ना एजुकेशन में होती है ना बाहर के प्लेसेस में होती हैं। सर्विस मतलब गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं उसमें भी कुछ ऐसे खास डिसेबल लोगों के लिए नहीं होती है सुविधाएं, जिसके वजह से वह डिसेबल बच्चा एक बोझ की तरह होता है फैमिली में। अगर बच्चा दिमाग से कमज़ोर है या फिर सुनने या देखने में असक्षम है तो ऐसे बच्चे जब ये स्कूल जाते हैं तो वे अपने फ्रेंड के द्वारा चिढ़ाए जाते हैं, उनके साथ वो लोग गलत सलूक करते हैं जिसकी वजह से बच्चे स्कूल जाना भी पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरीके के इन्वायरमेंट बच्चे फेस करते हैं। इन द लॉन्गर टर्म बोथ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी and their family cares can experience isolation and marginalization from other families within their community. Eventually, these factors may result in marital breakdown, with the mother commonly staying with the disabled child in reduced economic circumstances. The result for the mothers and children is further social alienation and लोनलीनेस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बच्चा डिसेबल हो जाता है तो कम्युनिटी से अलग हो जाते हैं उनकी फैमिली, तो कई बार शादी टूट जाती है। मतलब दोनों मतलब
मम्मी और पापा अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से माँ अपने बच्चों के साथ ही रहना पसंद करती है और वो पूरी तरीके से समाज से भी अलग हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी इनकम भी कम हो जाती है क्योंकि उसे पूरा दिन उसकी सेवा करनी है। तो इस तरीके से माँ और बच्चे दोनों के दिमाग में बहुत गहरा असर होता है क्योंकि वो पूरे तरीके से सबसे अलग हो जाते हैं, समाज से अलग हो जाते हैं और एक अलग अकेली ज़िंदगी बिताते हैं, जिसकी वजह से उनके ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। Stigma attached to disability can sometimes mean that the social status and marriage prospects of other children in the family are also reduced. In some societies, this stigma can also jeopardize the marriage prospects of the sister of a woman with disabled child. तो स्टिग्मा यहाँ पे कलंक के द्वारा लिया गया है, मतलब कि एक फैमिली में अगर डिसेबल बच्चा जन्म ले लिया तो उस घर में कलंक लग जाता है क्योंकि उसके अदर बच्चों की शादी होने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर भाई है, छोटा है, डिसेबल है, मेंटली डिसेबल है, फिज़िकली डिसेबल है, तो उसकी बहन से कोई भी फैमिली रिश्ता करना नहीं चाहेगी, शादी करना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो बच्चा डिसेबल है। तो इस तरीके से वो बच्चे पूरे परिवार में कलंक की तरह हो जाते हैं और ना उनको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और फैमिली में भी एक बोझ की तरह ही रहते हैं। तो इस तरीके से उनके अंदर, उनके साथ कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हो जाती है। In other situations, family members may overprotect disabled children and have low expectations for their development, with the result that disabled children remain overly dependent on others. Even for children from loving homes, a lack of knowledge and belief in the capacities of disabled people combined with guilt and lack of external support structures can result in restricted outcome for children with disabilities. यानी कभी कभी किसी फैमिली में ऐसा होता है कि डिसेबल बच्चे को ओवर प्रोटेक्टेड किया जाता है, बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जिस वजह से वो बच्चा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू कर देता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है उसके जो नॉलेज होता है वो कमी होता है। लेकिन जब वो कभी बाहर निकलता है तो उसे ऐसी कोई सुविधाएं नहीं मिलती है जिसकी वजह से वो अपना काम मतलब फैसिलिटी से कर सके। उस टाइम पे उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और यही एक रिस्ट्रिक्शंस उसके लाइफ में लग जाता है डिसेबिलिटी वाला। तो इस तरीके से काफ़ी सारे रीज़न्स हैं जो कि बच्चे कम्युनिटी में डाइवर्सिटी कल्चर में फेस करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन एजुकेशन। तो जो कल्चरल सांस्कृतिक विभिन्नताएं जो होती हैं उसका क्या महत्व है हमारी शिक्षा में, चलिए देखते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरी सेटिंग in life, but it can be even more pivotal when it happens within education. Students around the world have the right to equal access of quality education, and as such there are many upsides that come along with it. When institutions believe in the power of diversity, cultural diversity in education helps to support. कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये तब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब बच्चों को एजुकेशन मिलता है और एजुकेशन वो सारे बच्चों को मिल रहा है जिसमें कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन सबके लिए है और इस तरीके से बच्चे एक दूसरे के बैकग्राउंड से बहुत सी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें सीखते हैं और उन्हें मदद मिलती है शिक्षा प्राप्त करने में, एक बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में। डीप लर्निंग यानी कि गहरी शिक्षा उन्हें मिलती है अगर डाइवर्सिटी यानी अलग विभिन्न तरीके की जो संस्कृति है उन्हें एक क्लास में ऐड करें। तो learning happens within the curriculum and outside of it. With a diverse student population, students have the privilege of gaining more understanding about people and backgrounds from all over this also contributes to diversity of thought and perspectives that make learning more interesting and dynamic. अगर बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो बच्चे के अंदर अगर एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जैसे कि पिछड़े जमात के बारे में, तो
उस जमात के लोग अच्छी तरीके से, वो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से उस फीलिंग को समझेंगे, जानेंगे और अपने कल्चर के बारे में और बताना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से बाकी बच्चे भी इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से जब अलग अलग बच्चे, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे एक ही कक्षा के नीचे जब आते हैं, तो इस तरीके से जो उनकी जो पढ़ाई है बहुत ही मज़ेदार हो जाती है और बच्चे एक दूसरे के समस्याओं को समझना शुरू करते हैं और दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। तो डीप लर्निंग यहीं से उनकी शुरू हो जाती है। सिर्फ करिकुलम से कुछ नहीं है, बच्चों को उनके रियल लाइफ से भी जोड़ना है, जो कि विभिन्नता में ही एकता जो कहते हैं वो यहीं से शुरू हो जाता है। कॉन्फिडेंस एंड ग्रोथ, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास और विकास की भावना आती है। व्हेन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट विद पीपल from varied cultures, it provides them with more confidence and dealing with things outside of their comfort zones. It can build strength and character, pride and confidence. जब बच्चे अपने दायरे के बाहर सीखना शुरू कर देते हैं तब उनके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, कुछ नया सीखने की भावना होती है और उनके अंदर आत्मविश्वास जागता है। इसी प्रकार से जब बच्चे अपने दायरे के बाहर के लोगों से मिलते हैं, मतलब एक अलग कल्चर से मिलते हैं, तो वे अलग तरीके से सोचना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, उनके अंदर उनकी एक अच्छी पर्सनालिटी बनती है, उनके अंदर एक अच्छी समझ पैदा होती है। उसके बाद देखेंगे प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर, बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना। इफ़ अ वर्क प्लेस हैज़ डन द नेसेसरी वर्क, it's born to be culturally diverse. Attending a culturally diverse institute of education will prepare students for their future in a workplace. अगर हम अभी से बच्चों को अलग अलग कल्चर के साथ काम करना सिखाते हैं तो बेहतर अनुभव के जिनके अलग अलग अनुभव एक साथ आते हैं और जिसकी वजह से बच्चे समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से यही बच्चे विभिन्न लोगों के साथ एकजुट होकर काम करने में काफ़ी अच्छा सहयोग देते हैं फ्यूचर में, क्योंकि उन्हें पता है कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग ही एक नए आइडिया को जन्म देते हैं, जिसकी वजह से वे एक साथ फ्यूचर में भी एक साथ काम करने में हिचकिचाते नहीं हैं और एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से समावेश कर लेते हैं और आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना सीखते हैं दूसरों के और अपने काम को बेहतर बनाते हैं। मोर एम्पैथी, बहुत ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। Interacting with people who have diverse practices, beliefs, life experiences and cultural promotes empathy. While you can never fully understand someone's life without being them, you can learn, listen and understand. मतलब कि जब आप किसी भी व्यक्ति के साथ रहते हैं, उसे समझते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसकी ज़िंदगी के अनुभव को जानते हैं, उसकी सांस्कृतिक चीज़ों के विकास के बारे में समझते हैं, तब उस इंसान के बारे में आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, ना कि आप जब उनके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। वो एक अलग बात होती है, बस एक इंसान के साथ रहकर समझने में अलग बात होती है। तो ये ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण होता है जब कोई अलग इंसान आपके साथ रहे और आप उन्हें समझें। तो आई होप आपको समझ गए होंगे इम्पोर्टेंस में क्या क्या है डीप लर्निंग, कॉन्फिडेंस एंड ग्रोथ, उसके बाद प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर, मोर एम्पैथी। बेनिफिट्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब इसके फ़ायदे क्या हैं जब हम विभिन्न सांस्कृतिक वाले बच्चों को एक साथ रखते हैं क्लास में। तो द वर्ल्ड इज़ नेचुरली मल्टी कल्चरल, अप्रोचिंग कल्चरल डाइवर्सिटी with a mindset and actions that embrace is fact leads to many benefits like। जब हमारे पूरे विश्व में प्राकृतिक तौर पे बहुत सारे कल्चर्स हैं, ठीक है, और यही अलग अलग कल्चर्स ही हमारे दिमाग में एक अलग सा माइंडसेट बना देते हैं हमारे लिए, जो कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये नीचे दिए गए हैं। कंपैशन यानी जोश बनाना। Communication and understanding of difference leads to increased compassion instead of judgment। हम किसी भी इंसान को समझना शुरू कर देते हैं जब हम उनसे बात करते हैं, उनके साथ रहते हैं, अलग अलग कल्चर्स के लोगों के साथ, तो हम उन्हें जज करने से बेहतर हम उन्हें समझना शुरू कर देते हैं। इनोवेशन, कुछ नया करना। वैरायटी, पर्सपेक्टिव्स एंड लेंस ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड लेड टू इनोवेटिव थिंकिंग। जब हम कुछ अलग देखते हैं, अलग सुनते हैं, तभी हम कुछ अलग खुद से करना सीखते हैं, इसे ही इनोवेटिव कहा गया है। प्रोडक्टिविटी,
People who come together and bring their own style of working together tend to support a more productive team. जब हम लोग एक दूसरे के साथ आते हैं और अपने खुद के स्टाइल से काम करना शुरू करते हैं तो इस टाइम पे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है टीम की, क्योंकि आप एक दूसरे के स्टाइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रोक टोक नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपको सपोर्ट मिलता है, आप कुछ नया सीखते हो, तो इसे ही प्रोडक्टिविटी कहा गया है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, द डाइवर्सिटी ओपन्स द डोर टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड द ब्लेंडिंग ऑफ आइडियाज़ विच वुड अदरवाइज हैव बीन होमोजेनियस। नए अवसर तब मिलते हैं जब हम अलग चीज़ों को, विभिन्न चीज़ों के लिए अपने दरवाजे खोल देते हैं। हमें नए अवसर मिलते हैं उस टाइम पे, अलग अलग कल्पनाएं हमें मिलती हैं, अलग सुझाव मिलते हैं। जब हम एक ही चीज़ों में चलते हैं, मतलब एक ही रास्ते पे चलेंगे, तो हमें कुछ नया नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम नए नए चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं तो हम नई नई चीज़ों के बारे में जानना और समझना भी सीखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, challenges are layered, so having people with different backgrounds can lead to better problem solving with richness of opinions. जब कोई समस्या होती है तो जब हम अलग बैकग्राउंड से आ ही रहे हैं तो किसी ना किसी के पास तो ऐसा आइडिया होगा जो उस समस्या को सॉल्व कर सके, ये उसके पूर्व अनुभव से रिलेटेड होता है। तो इसी प्रकार से जब हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं तो प्रॉब्लम हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होती, वो झट से सॉल्व हो जाती है। इसी प्रकार ये हमारे बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी के, कंपैशन, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, न्यू अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ना लगा हो तो कमेंट करें कि इसमें और इम्प्रूवमेंट क्या करना चाहिए, और दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।